हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही है और इसमें हम 10वीं जो हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था 10वीं और 12वीं सदियों के बीच पश्चिम तथा मध्य एशिया। ठीक है। अब उसमें हमने थोड़ा सा पश्चिम और मध्य एशिया से किस तरीके से विदेशी शक्तियों ने यानी कि इस्लामीकरण हुआ था उसका हमने वर्णन पढ़ा था, जिसमें हमने लास्ट में तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध और मोहम्मद गोरी के क्या उद्देश्य थे भारत पर आक्रमण करने के और महमूद गजनवी के क्या उद्देश्य रहे भारत पर आक्रमण करने के लिए, उनका अध्ययन किया था और किस तरीके से हिंदू शाही वंश की स्थापना हुई थी और अंत में उसका अंत हुआ था बाद में, और उनकी राजधानी जैसे उदयभांड थी। तो ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं राज्य क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण 1206 से 1236। तो आइए शुरू करते हैं। देखो मतलब अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर या एनटीए के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो बुक्स की डीपली समरी करनी पड़ेगी। तो उसी को आगे सीरीज को मैं बढ़ा रही हूँ कि मतलब समझाने के लिए तो एक शॉर्ट सीरीज इसमें लेके आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें एक अभी पूरा इसका अंदर से पूरी तरीके से इसे जानना पड़ेगा या समझना पड़ेगा, तब हम इसको बाद में इसके शॉर्ट नोट्स का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सन 1286 में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय तक तुर्कों की विशिष्ट व्यक्तिगत प्रयासों के बल पर बंगाल में लखनऊ तक, राजस्थान में अजमेर और रणथंभौर तक, दक्षिण में उज्जैन की सीमाओं तक एवं सिंधु में मुल्तान और उच्च तक अपने शासन का विस्तार कर लिया था। किंतु उन्हें बहुत सी आंतरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और लगभग 100 वर्षों तक उनका साम्राज्य कमोबेश ज्यों का त्यों बना रहा। तुर्कों के समक्ष अनेक आंतरिक और बाह्य कठिनाइयां थी। सबसे पहले तो उन्हें कुछ सत्ताच्युत शासकों विशेषकर राजस्थान और बुंदेलखंड एवं निकटवर्ती क्षेत्रों जैसे बयाना और ग्वालियर के राजपूत सरदारों द्वारा अपने पूर्व राज क्षेत्रों की पुनर्प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों से निपटना था। यद्यपि उनके साथ संघर्ष में दोनों पक्षों की शक्ति एवं सशक्ति के अनुसार अनेक उतार चढ़ाव आए, किंतु राजपूतों ने कभी भी एकजुट होकर भारत से तुर्कों को निकाल बाहर करने का प्रयास नहीं किया। न ही गंगा घाटी अथवा पंजाब के तुर्कों के विरुद्ध कोई गंभीर विद्रोह हुआ। इसका एकमात्र अपवाद मुइजुद्दीन के शासन के दौरान पंजाब में खोखरों का विद्रोह था। अतः राजपूत शासकों द्वारा अपने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने हेतु व्यक्तिगत स्तर पर संचालित इन युद्धों को तुर्कों के प्रति हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा देना शायद ही सही हो। दूसरे तुर्कों को तुर्क अमीरों के बीच की गुटबंदी से निपटने में काफी समय और शक्ति खर्च करनी पड़ी। इस गुटबंदी के कारण केंद्र में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता का दौर आरंभ हो जाता था। कुछ तुर्क अमीरों ने अपनी अलग ही स्वतंत्र सत्ता कायम करने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसके उत्तराधिकारियों ने लखनऊ और बिहार को दिल्ली के नियंत्रण से मुक्त रखने का प्रयास किया। मुल्तान और सिंध पर भी प्रबल अलगाववादी प्रवृत्तियां विद्यमान थी। कुछ समय तक तो लाहौर और दिल्ली के अमीरों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। यथाकथा कुछ शक्तिशाली गवर्नर और इक़्तिदारों ने भी दिल्ली की अवज्ञा करने अथवा उसे चुनौती देने की कोशिश की। इस प्रकार क्षेत्रीय तत्व प्रबल होने लगे। अंत में इस काल के दौरान मध्य एशियाई राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिन्होंने भारत को भी प्रभावित किया। मुइजुद्दीन के प्रतिनिधि ऐबक को लाहौर के तुर्की अमीरों ने आमंत्रित किया। ऐबक ने लाहौर की ओर कूच किया एवं वहां की राजगद्दी संभाली, जबकि एक अन्य दास कुबाचा ने मुल्तान और उच्च पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। यद्यपि कुबाचा और ऐबक दोनों ही यल्दूज की एक पुत्री से विवाह किया था, किंतु दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध विशेषकर पंजाब पर नियंत्रण हेतु संघर्षरत रहे। किंतु ऐबक लाहौर पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में कामयाब रहा, जिसे उसने अपनी राजधानी बना लिया। कुछ समय बाद मर्व, जो मध्य एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था, के शासक ख्वाजरिम शाह ने गौर और गजनी को रोन डाला। किंतु इसके पहले कि ख्वाजरिम शाह और गौर और गजनी में अपने पांव मजबूत कर पाता एवं भारत की ओर बढ़ने की सोच पाता, उसे कहीं अधिक बड़े खतरे का यानी मंगोलों का सामना करना पड़ा। जैसा कि सर्वविदित है कि मंगोल शासक चंगेज खान सन 1218 ईस्वी में मावरा उन नहर एवं खुरासान में प्रकट हुआ और कालांतर में मंगोल साम्राज्य चीन से लेकर मध्य यूरोप में सैक्सनी तक फैल गया। मंगोल के मध्य और पश्चिम एशिया में अपना प्रतिरोध करने वाले शहरों और नगरों को ध्वस्त कर दिया। कहीं कहीं तो उन्होंने सभी व्यक्तियों का संहार करने के बाद उन्हें स्थानों को मिट्टी में मिला दिया। सिर्फ शिल्पकारों की जान बख्शी गई, जिन्हें स्त्री और बच्चों के साथ साथ दास बना लिया गया। किंतु मंगोल शासन के अंतर्गत मध्य और पश्चिम एशिया के एकीकरण के कारण व्यापार और वाणिज्य का सुचारू रूप से संचालन होने लगा और धीरे धीरे शहर तथा शहरी जीवन पुनर्जीवित होने लगा। किंतु यहाँ हमारा सरोकार केवल इस बात से है कि मंगोलों के उदय का दिल्ली सल्तनत पर क्या प्रभाव पड़ा। सन 1218 में उत्तर चीन को जीत लेने के बाद चंगेज खान ख्वाजरिम शाह के विरुद्ध मुड़ा, क्योंकि ख्वाजरिम शाह ने व्यापार करने के लिए चंगेज से सुरक्षा वचन प्राप्त
कुछ मुस्लिम व्यापारियों की हत्या कर चंगेज को नाराज कर दिया था। चंगेज की अग्रिम सैनिक टुकड़ी के साथ हुई एक झड़प में ख्वाजरिम शाह की क्षति हुई थी। चंगेज की मुख्य सेना के समक्ष अपने निश्चित पराजय का अनुमान कर उसने मवारन उन नहर को त्याग कर पश्चिम में शरण ली। प्रतिरोध के बाद समरकंद और बुखारा को भी मंगोलों के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा और उनका भी वही हर्ष हुआ जो प्रतिशोध करने वाले नगरों के साथ मंगोलों द्वारा किया जाता था। किंतु ख्वाजरिम शाह का पुत्र जलालुद्दीन मकबरनी और गजनी में मंगोलों का प्रतिरोध करता रहा। चंगेज ने शहजादा जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा किया एवं सन 1221 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे उसे बुरी तरह पराजित किया। शहजादा अपनी मुट्ठी भर अनुयायियों के साथ सिंधु नदी को पार कर बच निकला। चंगेज 3 महीनों तक आसपास के क्षेत्रों में मंडराता रहा। उसके बाद उसने खुरासान की विजय पूरी करने की ठान ली। उसके उपरांत वह मंगोलिया लौट आया। वहां सन 1227 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मंगोलों के बीच आंतरिक कलह आरंभ हो गई, जिसके कारण भारत में तुर्क शासकों को सल्तनत के सुदृढ़ करने का समय मिल गया। मंगोलों का उदय एवं गौर की सुप्रशिक्षित सेना के समर्थन और सहायता का अभाव ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य थे जिनके कारण दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासक अपने राज्य क्षेत्र को और अधिक विस्तार करने का प्रयास न कर सके। दूसरी ओर मुइजुद्दीन की 1206 ईस्वी में गौर और गजनी के साथ संबंध विच्छेद ने उन्हें मध्य एशियाई मामलों में उलझने से बचा लिया एवं भारत में अपने ही संसाधनों, अभिरुचियों व नीतियों के अनुरूप विकास करने में सक्षम बनाया। इस प्रकार तुर्क शासक भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने एवं ऐसी संस्थाएं और पद्धतियां विकसित करने के लिए बाध्य हुए जो उनकी आवश्यकताओं के साथ उन देश की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल भी हो। फलतः उत्तर भारत में एक धीरे धीरे नई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था का उदय हुआ। हम इस देश में व्यापक राजनीतिक परिवर्तनों का वर्णन करते समय इन पहलुओं पर ध्यान देंगे। अब पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत की स्थापना। जैसा कि हमने पहले देखा है कि मुइजुद्दीन एक प्रिय दास कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने तराई के युद्ध में एवं उत्तर भारत की परिवर्तित तुर्की विजयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, स्थानीय विशिष्ट जनों और अमीरों के समर्थन के आधार पर सन 1206 ईस्वी में लाहौर की राजगद्दी प्रदान की गई थी। यद्यपि भारत में उसकी काफ़ी विशिष्ट स्थिति रही, किंतु इसमें संदेह है कि मुइजुद्दीन ने उसे कभी अपना वली अहद या उत्तराधिकारी प्रतिनिधि मनोनीत किया था। नहीं, इस प्रकार उसने अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य व योग्यता के आधार पर ही गति प्राप्त की। कुछ समय बाद उसने सुल्तान महमूद से, जो अपने पिता गयासुद्दीन के बाद गौर का शासक बना था, एक दास मुक्ति पत्र, ठीक है, तथा सुल्तान के रूप में उसकी स्थिति को मान्यता देने के प्रतीक के रूप में छत्र प्राप्त हुआ। इसके कारण हिंदुस्तान में तुर्क विजित क्षेत्रों पर गजनी का कानूनी दावा सदा के लिए समाप्त हो गया। गजनी एवं मध्य एशियाई मसलों में आरंभ में ही विच्छेद हो जाने के दूरगामी परिणाम सामने आए, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं। ऐबक को भारत में तुर्क विजित क्षेत्रों में विस्तार करने का समय नहीं मिल पाया था और चौगान खेलते हुए अपने घोड़े की पीठ से गिर जाने के कारण सन 1210 में उसकी मृत्यु हो गई। किंतु उसके अल्पकालीन शासनकाल को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उसने भारत में प्रथम स्वतंत्र तुर्की शासक की स्थिति को निर्दिष्ट किया था। उसके समकालीन उसकी उदारता, उपकारिता एवं वीरता की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार माना जाता है कि उसने लाखों का दान किया, किंतु उसने लाखों का संहार भी किया। उदारता, न्याय एवं प्रतिबल एवं युद्ध में बर्बरता का यह संयोजन भारत में कई आरंभिक तुर्कों को शासकों में मिलता है। अब नेक्स्ट शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 ऐबक का दास था तथा सन 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। उसने 1236 ईस्वी तक शासन किया एवं दिल्ली सल्तनत को न केवल अक्षुण्य बनाए रखा वरन उसे एक सुसंगठित एवं संगठित राज्य भी बना दिया। इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश के समक्ष अनेक कठिनाइयां थी जिनका समाधान किया जाना आवश्यक था। सबसे पहले तो उसने आराम शाह को चुनौती का मुकाबला किया, जिसे तुर्की अमीरों ने लाहौर की राजगद्दी पर बैठा दिया था। आराम शाह संभवतः ऐबक का पुत्र नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, केवल 3 पुत्रियां थी, जिनमें से 2 का विवाह कुबाचा और 1 का विवाह सुल्तान बन जाने के बाद इल्तुतमिश से हुआ था। आराम शाह ने दिल्ली पर चढ़ाई की, किंतु तराई में हुए एक युद्ध में वह इल्तुतमिश के हाथों आसानी से पराजित हो गया। किंतु इसके बाद भी इल्तुतमिश की स्थिति सुरक्षित नहीं हो पाई। कुछ तुर्क अमीर इल्तुतमिश की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे दिल्ली के बाहर चले गए और विद्रोह का बिगुल बजाने की तैयारी में जुट गए। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कूच किया, विद्रोहियों को पराजित किया एवं अधिकांश विद्रोही नेताओं को मार डाला। इल्तुतमिश के विरुद्ध तुर्क अमीरों का यह कोई पहला विरोध नहीं था। समकालीन लेखक मिन्हाज उस सिराज के अनुसार हिंदुस्तान के दूसरे स्थानों में अन्य कई अवसरों पर और उसके सेनाओं तथा तुर्कों के बीच शत्रुता पनपी थी। मिन्हाज के अनुसार देवी अनुकंपा के कारण अथवा अपने ही सतर्क कार्य प्रबंधन के परिणामस्वरूप इल्तुतमिश को उन सब पर विजय प्राप्त हुई। दिल्ली एवं बनारस, अवध, बदायूं और शिवालिक पर्वतमालाओं समेत उसके अधीनस्थ अथवा आश्रित राज्यों को अपने नियंत्रण में ले आने के बाद इल्तुतमिश ने स्वयं को एक विकट स्थिति में पाया। इस समय तक हिंदुस्तान में तुर्क शासन 4 भागों में विभाजित हो चुका था। मुल्तान एवं उच्च तथा सिंध में समुद्र तट तक, सिविस्तान जो कुबाचा के नियंत्रण में था, लखनौती खिलजी मालिकों के नियंत्रण में था और दिल्ली इल्तुतमिश के नियंत्रण में, जबकि लाहौर, जिस पर यल्दूज, कुबाचा और इल्तुतमिश तीनों की ही निगाहें टिकी हुई थी, परिस्थितियों के अनुसार एक
के नियंत्रण से निकलकर दूसरे के नियंत्रण में जाता रहा। पंजाब और सिंध को अपने नियंत्रण में लाने हेतु अपने संघर्ष में इल्तुतमिश ने भारी सूझबूझ, धैर्य और कूटनीतिक पटुता का परिचय दिया। परिस्थितियों के अनुकूल न होने तक उसने पंजाब हेतु संघर्ष में स्वयं को अधिक उलझाने से बचाए रखा। पहले तो उसने गजनी के शासक यल्दूज को अपना मित्र बनाया। यल्दूज द्वारा प्रेषित दास मुक्ति पत्र तथा दुर्बाश, जो 2 शीर्ष वाला दंड का जो राजस्व का प्रतीक था, को स्वीकार किया, भले ही इसका अर्थ यल्दूज को अधिक श्रेष्ठ हैसियत प्रदान करना रहा हो। इस बीच पंजाब पर नियंत्रण हेतु यल्दूज और कुबाचा के बीच जटिल संघर्ष छिड़ गया, जिसका हम यहाँ कोई वास्ता नहीं है। सन 1215 में ख्वाजरिम के शाह ने यल्दूज को गजनवी के बाहर निकाल दिया और यल्दूज ने पंजाब से कुबाचा को भगाकर लाहौर और समस्त पंजाब पर कब्जा कर लिया। ऐसा लगता है कि गजनी में मुइजुद्दीन के उत्तराधिकारी होने के रूप में यल्दूज ने न केवल पंजाब का शासक होने का दावा कर रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में मुइजुद्दीन और उसके अनुयायियों द्वारा विजित सभी क्षेत्रों पर भी प्रत्यक्ष नियंत्रण का दावा कर रहा था। यह स्थिति इल्तुतमिश को अस्वीकार्य थी और इसके कारण दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें यल्दूज पराजित हुआ, कैद कर लिया गया एवं बाद में मार डाला गया। किंतु पंजाब की समस्या बनी रही। पहले ही इल्तुतमिश लाहौर को कुबाचा के नियंत्रण में छोड़ देने के लिए तैयार हो गया, किंतु इसकी सीमाओं को लेकर दोनों के बीच मतभेद हो गया। कुबाचा अपना नियंत्रण तबार, हिंदा और कुलराम तक रखना चाहता था, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली पर खतरा महसूस हुआ। दोनों के बीच होने वाले संघर्ष में कुबाचा पराजित हुआ एवं इल्तुतमिश ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके पूर्व के इल्तुतमिश पंजाब में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर पाता। ख्वाजरिम शहजादा जलालुद्दीन मकबरनी ने, जिसका चंगेज खान पीछा कर रहा था, सन 1221 में सिंधु नदी को पार किया एवं लड़ाकू खोखरों के साथ मिलकर थानेश्वर तक पंजाब को जीत लिया। इसके बाद उसने मंगोलों के विरुद्ध एक गठबंधन करने के लिए इल्तुतमिश को संदेश भेजा, ताकि उसे अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाए। इल्तुतमिश ने नम्रतापूर्वक उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया और मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष में शामिल होने से इनकार कर दिया। एक विशाल सेना के साथ उसने मकबरनी के विरुद्ध कूच किया। उसकी सेना का सामना करने में स्वयं को सामर्थ्य समझकर जलालुद्दीन मकबरनी ने लाहौर को छोड़ दिया और सिंध में कुबाचा की ओर बढ़ा। उसने कुबाचा को करारी मात दी एवं उच्च पर कब्जा कर लिया। इस बीच मंगोलों ने भी मुल्तान को घेर लिया। इस प्रकार भारत में जलालुद्दीन के प्रवेश का प्रभाव यह पड़ा कि सिंध में कुबाचा की स्थिति कमजोर पड़ गई। जलालुद्दीन सन 1224 में भारत से हट गया, किंतु चंगेज के भय से इल्तुतमिश ने उत्तर पश्चिम में अपनी गतिविधियों को सीमित रखा। चंगेज की मृत्यु के बाद 1228 ईस्वी में उसने कुबाचा से सिंध को जीत लेने का निश्चय किया एवं उच्च को घेर लिया। 3 महीनों की घेराबंदी के बाद इस पर कब्जा कर लिया गया। कुबाचा भागकर बक्सर चला गया। कुछ ही समय बाद जब इल्तुतमिश ने बक्सर की ओर कूच किया तो कुबाचा भागते हुए सिंधु नदी में डूबकर मर गया। इस प्रकार सन 1228 में इल्तुतमिश का नियंत्रण न केवल सिंधु नदी तक फैल गया, बल्कि समुद्र तक समस्त मुल्तान और सिंध भी उसके नियंत्रण में आ गए। इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के समीकरण का पहला चरण इस प्रकार पूरा होता है। अब नेक्स्ट, बिहार एवं लखनौती पर तुर्कों की विजय। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मुइजुद्दीन के शासनकाल के दौरान मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी एक खिलजी मलिक के बिहार और लखनौती को जीत लिया था। समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज एक उत्साही, उद्यमशील, निर्भीक, बहादुर, बुद्धिमान, युद्ध कुशल व्यक्ति के रूप में उसकी सराहना करता है। खिलजी लोग दक्षिण पश्चिम गौर की एक तुर्क जनजाति के थे। बख्तियार देखने में कुरूप था, जबकि वह गजनी में मुइजुद्दीन के समक्ष सेवा हेतु प्रस्तुत हुआ और उसे एक निम्न कोटि की नौकरी का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुरूप न पाकर अस्वीकार करते हुए भारत की ओर प्रस्थान किया। लेकिन दिल्ली दरबार में एक बार फिर अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद उसे बदायूं के इक्तादारी गवर्नर के अधीन नौकरी कर ली, जिसके अंतर्गत आधुनिक पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग था। थोड़े ही समय बाद वह अवध के सिपह सालार की सेवा में चला गया, जिसने उसे बिहार की सीमा पर 2 गाँव प्रदान किए। इसके कारण उसे बिहार और मनेर के छापे मारकर लूटपाट करने का अवसर मिल गया। यह क्षेत्र गढ़वाल साम्राज्य के पतन के बाद एक प्रकार का लावारिस क्षेत्र बन गया, जहां अनेक छोटे छोटे गढ़वाल सरदारों का प्रभुत्व था। बंगाल नरेश राय लक्ष्मण सेन, जो गढ़वालों का एक प्रतिद्वंदी था, ने स्वयं को बंगाल तक ही सीमित रखना मुनासिब समझा, जिसका कारण या तो उसका अत्यधिक बूढ़ा और दुर्बल होना या फिर उसकी यह भ्रांति थी कि यदि तुर्कों के साथ संघर्ष नहीं करेगा तो बिहार अपने नियंत्रण से संतुष्ट ही रहेंगे। एक उद्यमशील योद्धा के रूप में बख्तियार खिलजी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक और हिंदुस्तान के विभिन्न भागों से बहुत से खिलजी उससे आ मिले, यहाँ तक कि मुइजुद्दीन ने भी उसे खिल्लत भेजी और उसका सम्मान किया, जबकि वह मुइजुद्दीन का न तो दास था और न ही कर्मचारी। इससे प्रोत्साहित होकर बख्तियार खिलजी ने जब 200 घुड़सवारों के साथ बिहार के किले पर आक्रमण कर दिया, जिसके बारे में बाद में उसे ज्ञात हुआ कि वह एक बौद्ध विहार था। यह संभवतः सुप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय को काफ़ी हानि हुई, किंतु वह कुछ काल तक कार्य करता रहा। यह एक बौद्ध भिक्षु
धर्म सुमन के कथन से स्पष्ट है, जो 1236 में नालंदा आया और वहाँ के शिक्षकों से संपर्क किया। उसके बाद उसने एक अन्य नगर जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था पर कब्जा कर लिया और वहाँ काफ़ी तबाही मचाई। उसने राजधानी उदंतपुर पर भी कब्जा कर लिया एवं वहाँ एक किला बनवाया। ये सारी घटनाएं 1202 में मानी जाती हैं। इस विजय के उपरांत बख्तियार खिलजी बाहरी परिणाम में लूट के माल के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की सेवा में हाजिर हुआ, जिसे उसने भारी सम्मान एवं विशिष्टता प्रदान की और अपने विशेष तोशाखाना यानी भंडार से एक सम्मानजनक वस्त्र एवं ढेर सारे कीमती उपहार भेंट किए। बख्तियार खिलजी के इन उपहारों को अपने समर्थकों के बीच बांट दिया और बिहार लौट आया। यह तथ्य उस समय सुल्तान और प्रमुख अमीरों के बीच के संबंध में प्रकृति का परिचायक है और अमीरों को अपनी व्यवस्था का जोखिम स्वयं उठाना पड़ता था, जबकि उनकी जीत सुल्तान की जीत मानी जाती थी। दूसरी ओर अमीर तब तक सुल्तान की सत्ता को स्वीकार करते थे जब तक उन्हें उससे लाभ था, अन्यथा उसे स्वतंत्र होने तक ताक में रहते थे। इस प्रकार सल्तनत की संरचना नाजुक थी। बिहार लौटकर बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के संबंध में जानकारी हासिल की। कहा जाता है कि वह 80 वर्ष का बूढ़ा था और अपने समय का एक महान योद्धा था। मिन्हाज उस सिराज के अनुसार उसकी प्रजा पर काफ़ी भी अत्याचार की नहीं था और मुक्त हाथ से उपहार दिया करता था। ज्योतिषों के अनुसार सलाह तथा इस डर के कारण कि बिहार की विजय के बाद बंगाल की बारी आने वाली है, क्योंकि बख्तियार के सैन्य पराक्रम का आतंक दूर दूर तक फैल गया था। बहुत से ब्राह्मणों और व्यापारियों ने सैन्य राजधानी छोड़कर पूर्व में अधिक सुरक्षित स्थान में शरण ले ली, किंतु बताया जाता है कि लक्ष्मण सेन ने अपनी राजधानी में ही बने रहने का निश्चय किया। लखनौती पर बख्तियार खिलजी की विजय के संबंध में जानकारी के लिए हम केवल एक समकालीन शोध मिन्हाज उस सिराज पर निर्भर है, जिसके विवरण को बाद में लेखकों ने ग्रहण किया था। मिन्हाज का विवरण सर्वविदित है। बख्तियार ने एक सेना तैयार की एवं सेन की राजधानी नदियाँ इस पर तेजी से चढ़ाई की। केवल 18 घुड़सवारी उसके साथ नदिया तक पहुंच पाने में सफल हुई। इस ढंग से बढ़ा कि वहां के लोगों ने उसके दल को घोड़े बेचने के लिए व्यापारियों का दल समझा। राजमहल पहुंचकर बख्तियार ने अचानक हमला कर दिया और आश्चर्यचकित राय पिछले दरवाजे से भाग गया। बख्तियार ने उसके समस्त खजानों और उनकी पत्नियों एवं अन्य स्त्रियों और परिचायकों आदि को अपने अधिकार में कर लिया और शेर की मुख्य सेना पहुंच गई और उसने नदिया नगर तथा उसके आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इस तरीके से उसने बिहार पर अपना कब्जा कर लिया। किसने? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, अब यहाँ हम आगे देखेंगे इससे दिल्ली के साथ बंगाल से संबंध। मोहम्मद बख्तियार के प्रति आस्थावान अमीरों ने अली मर्दान को कैद कर लिया था, किंतु वह भाग निकला और अनेक जोखिमों के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हाजिर हुआ, जिसे उसने सम्मानित किया। लखनौती का राज्य क्षेत्र प्रदान किया। मुइजुद्दीन और उसके उत्तराधिकारी को भारी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, अतः लखनौती के खिलजी अमीरों ने अली मर्दान की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह समस्त उत्तर बंगाल पर मर्दान का नियंत्रण स्थापित हो गया। ऐबक की मृत्यु के पश्चात जब सिंधु को कुबाचा जैसे महत्वाकांक्षी अमीरों ने अपने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी, तो अली मर्दान ने भी छत्र धारण कर लिया एवं अपने नाम का खुतबा पढ़ा, किंतु वह अत्याचारी साबित हुआ और सीरगही इवाज नामक एक खिलजी अमीर ने उसे हटाकर सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर राजगद्दी संभाली। मिन्हाज उस सिराज सुल्तान गयासुद्दीन का एक योग्य, ईमानदार, न्यायप्रिय, परोपकारी शासक के रूप में उल्लेख करता है। उसके शासनकाल में इस क्षेत्र की समृद्धि में वृद्धि हुई एवं उसके अनेक सार्वजनिक कार्य आरंभ किए, जिनसे लोगों को बड़ा लाभ हुआ और उत्तर पश्चिम में इल्तुतमिश की व्यस्तता का लाभ उठाते हुए उसने बिहार पर भी अपना प्रभुत्व कायम कर लिया तथा कई पड़ोसी शासकों से कर लेना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार पर प्रभुत्व हेतु इल्तुतमिश के मालिकों इवाज की सेना के बीच कई बार संघर्ष हुआ। यह काशी और मगध के स्वामियों के बीच सामरिक महत्व के भूखंड पर आधिपत्य के लिए चलने वाले संघर्ष की पुनरावृत्ति थी। उत्तर पश्चिम में स्थिति थोड़ी बहुत संभल जाने के बाद 1225 में इल्तुतमिश ने इवाज के विरुद्ध कूच किया। दोनों के बीच एक प्रकार की संधि हुई, जिसके अनुसार इवाज इल्तुतमिश के आधिपत्य को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया और बाहरी परिणाम में युद्ध हर जाना भी दिया। इल्तुतमिश ने अपने अधिकारियों को बिहार का प्रभार सौंप दिया, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश ने पीठ मोड़ी, वैसे ही इवाज ने उसका आधिपत्य मानने से इनकार कर दिया एवं उसके उत्तराधिकारी को बिहार से निकाल दिया। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र और अवध के तत्कालीन हाकिम नासिरुद्दीन महमूद को की स्थिति का जायजा लेने को कहा। 2 वर्षों बाद जब इवाज कामरूप यानी कि असम में पूर्व बंगाल में सैन्य अभियान में व्यस्त था और लखनौती आरक्षित था, तभी नासिरुद्दीन महमूद ने अचानक हमला कर लखनौती पर कब्जा कर लिया। इवाज ने वापस आकर युद्ध किया, किंतु वह पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। लखनौती को नासिरुद्दीन के नियंत्रण में ही रहने दिया गया, किंतु सीरगी उसकी मृत्यु हो गई और खिलजियों ने पुनः दिल्ली के नियंत्रण का जुआ उतार फेंका। सन 1230 में दूसरे अभियान के बाद कहीं जाकर इल्तुतमिश लखनौती पर अपना नियंत्रण स्थापित कर पाया, किंतु बंगाल पर नियंत्रण बनाए रखना सदैव कठिन साबित हुआ और केंद्र में दुर्बलता का पहला संकेत मिलते ही वह दिल्ली के आधिपत्य के जुए को उतार फेंकता था। आंतरिक विद्रोह, रणथंभौर और ग्वालियर पर विजय एवं बुंदेलखंड और मालवा में सामरिक अभियान। अपने दीर्घ शासनकाल के दौरान इल्तुतमिश को अनेक आंतरिक विद्रोह का सामना करना पड़ा। कन्नौज से निष्कासित गैंडवालों और बदायूं और कन्नौज पर पुनः कब्जा कर लिया। वह यहाँ तक कि बनारस में भी विद्रोह हुआ। इन पर काबू तो पा लिया गया, किंतु कटिहार यानी कि आधुनिक रुहेलखंड के राजपूत इस क्षेत्र में कठिनाइयां पैदा करते रहे। कटिहार पर हमला किया गया और
बाद में इल्तुतमिश ने शिवालिक तक के क्षेत्र में सुव्यवस्था स्थापित की। दोआब और अवध के कुछ भागों में भी स्थानीय हिंदू सरदारों के साथ मुठभेड़ हुई। यह क्षेत्र, जो इस समय घने जंगलों से आच्छादित था, कई सदियों तक बाहरी लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा करता रहा। बिहार और बंगाल की समस्याओं को निपटाने के बाद इल्तुतमिश ने अपना ध्यान बयाना और ग्वालियर जैसे कुछ किलों पर पुनः कब्जा करने पर केंद्रित किया, जिन्हें राजपूत राजाओं ने ऐबक की मृत्यु के बाद उत्पन्न अस्त व्यस्तता का लाभ उठाकर पुनः अपने अधीन कर लिया। सबसे पहले इल्तुतमिश ने रणथंभौर का घेरा डाला एवं उसे पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी से छीन लिया गया। इसे एक महान सफलता माना गया, क्योंकि रणथंभौर को एक अजेय दुर्ग समझा जाता था, जिसने पूर्व में कई आक्रमकों के प्रयासों को विफल कर दिया था। किंतु चूंकि यह दिल्ली में इतना अधिक दूर था कि इस पर दिल्ली का प्रभावकारी नियंत्रण रह पाना संभव नहीं था। कुछ समय बाद इसे चौहानों को दिल्ली के अधीनस्थ के रूप में लौटा दिया गया। अजमेर पर तुर्क शासन बना रहा। इसके बाद इल्तुतमिश ने बयाना पर कब्जा कर लिया एवं ग्वालियर का घेरा डाला। ग्वालियर के परमार शासक एक वर्ष में अधिक समय तक मुकाबला करने के बाद उस किले को खाली करने के लिए विवश हुआ। ग्वालियर का बुंदेलखंड और मालवा में लूटपाट के अभियान संचालित करने का अड्डा बना लिया गया। ग्वालियर के तुर्क हाकिम ने चंदेरी कालिंजर पर आक्रमण किया, किंतु उस समय उसे अपनी जान बचाना कठिन हो गया, जबकि वापसी के समय लूट के माल से सदा लदा हुआ वह राजपूतों के आक्रमण के घेरे में आ गया। इससे कुछ समय पूर्व इल्तुतमिश ने मालवा में भिलसा और उज्जैन पर छापे मारे। उज्जैन के विख्यात महाकाल मंदिर की ध्वस्त कर दिया गया और वहां से भारी मात्रा में धन लूट लिया गया, किंतु इस क्षेत्र पर तुर्क शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया गया था। अब शासक के रूप में इल्तुतमिश का मूल्यांकन। इल्तुतमिश ने मुइजुद्दीन द्वारा निर्मित दिल्ली सल्तनत की राज्य क्षेत्रीय अखंडता को पुनर्स्थापित किया, जो विखंडित होने की कगार पर पहुंच गई थी। उसने दिल्ली सल्तनत को विभाजित करने के यल्दूस तथा कुबाचा जैसे महत्वाकांक्षी प्रतिद्वंदियों के प्रयासों को निष्फल कर दिया। इस दौरान उसने भारी सूझबूझ, धैर्य और दूरदर्शिता का परिचय दिया। इस प्रकार वह निर्णयात्मक कदम उठाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करता रहा। उसकी यह प्रवृत्ति कुबाचा और जलालुद्दीन मकबन्नी के साथ उसके व्यवहार में परिलक्षित होती है। अपने शासन के आरंभ में ही उसने अनुभव किया कि वह उसकी नीति विस्तार के बजाय सतत समेकन एवं सुदृढ़ीकरण की होनी चाहिए। उसने लखनौती के खिलजी मालिकों के विरुद्ध तभी कूच किया जब उसने उत्तर पश्चिम में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। इल्तुतमिश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की संज्ञा दी जा सकती है, जो गजनी अथवा गौर स्थित किसी विदेशी शासक से बंधा हुआ नहीं रहा। एक स्वतंत्र सुल्तान के रूप में इल्तुतमिश की कानूनी हैसियत मुसलमानों की दृष्टि में उस समय और अधिक पुष्ट हुई जब 1229 में बगदाद के खलीफा का एक दूत इल्तुतमिश के लिए सुल्तान की मान्यता देने वाला एक औपचारिक पत्र लेकर दिल्ली पहुंचा। यद्यपि यह एक औपचारिकता और संपादित तथ्य की मान्यता मात्र थी, किंतु इल्तुतमिश ने इस अवसर पर भव्य उत्साह समारोह किया। दिल्ली को भारत के तुर्क शासक का राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही दिया जा सकता है। दिल्ली में उसकी अनवरत उपस्थिति इसका उतना ही बड़ा कारण थी जितना यह तथ्य कि मंगोल के विध्वंस से बचाने के लिए मध्य एशिया से आए अमीरों, अधिकारियों, विद्वानों, कवियों एवं धार्मिक संतों ने दिल्ली में आकर शरण ली। इस प्रकार उसने दिल्ली की इस विशिष्ट स्थिति की स्थापना में भारी योगदान दिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली को एक नए और सुंदर भवनों से सजाया। इसका सबसे अच्छा उल्लेखनीय उदाहरण कुतुब मीनार है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। अंततः इल्तुतमिश ने पूरा किया। सीरघी उसके आसपास एक शानदार नगर स्थापित हो गया। कुतुब मीनार के दक्षिण में हौज शमसी एवं उसके निकट मदरसा का निर्माण उसी ने कराया था। कुतुबुद्दीन न केवल इस्लामी विद्वानों और कवियों का संरक्षक था, अपितु उसने अपने समय में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे सूफी संतों को भी काफी सम्मान दिया था। अपने सैनिक पराक्रम, सुखद व्यवहार, उदारता के जरिए इल्तुतमिश ने अपने परिवार के प्रति दिल्ली के लोगों का गहन आदर और लगाव अर्जित किया था, जिसके फलस्वरूप उसके बाद उसके वंशजों के सुल्तान बनने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार उसने दिल्ली में पहली बार वंशानुगत राजसत्ता स्थापित करने का कार्य किया, किंतु उसके वंशज सफल सुल्तान नहीं बन सके, क्योंकि इल्तुतमिश एक सुसंगठित एवं संगठित राज्य का निर्माण नहीं कर पाया था। सभी राज्य अभी भी एक शिथिल ढांचा था, जिसमें एक मजबूत और सशक्त शासक की ही तुर्क अमीरों और दास अधिकारियों की आंतरिक ईर्ष्या तथा प्रतिद्वंदिता पर अंकुश लगा सकता था। यह हमारा सेकंड चैप्टर था, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को किस तरीके से गौरी के द्वारा सत्ता दी गई थी उसका अध्ययन किया है। फिर उसके बाद ऐबक का और ऐबक के बाद उसके किस तरीके से एक
उसके उत्तराधिकारियों में एक कुशल नेतृत्व का अभाव न हो पाने के कारण वह इस तरीके से एक लंबी सुशासन व्यवस्था वो लोग स्थापित करने में असफल रहे। अब तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके केंद्रीकृत राज्य राजतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष, है ना। फिर जल्दी ही इस तरीके से हमारी बुक कवर हो जाएगी और फिर इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।